इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू भी हो चुका है, बट हमें तो पता ही नहीं भाई इसके अंदर में क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या सेक्शन है, या फिर इसको किस तरीके से रीड करने हैं, कौन से रूल्स अप्लाई होने वाले। तो भाई इसके बिना काम कैसे चलेगा। तो अगर आप एक सीए सीएस सीएमए स्टूडेंट हैं या अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि नया वाला इनकम टैक्स है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप एक प्रोफेशनल है, सीए सीएस सीएमए बन चुके हैं या फाइनेंस फील्ड में काम कर रहे हैं, टैक्स रिलेटेड फील्ड में काम कर रहे हैं, तो भी आप लोगों के लिए जो है इनकम टैक्स एक्ट 2025 को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टैक्सेशन ऑफिशियल यानी कि मैं सीएस अभिजीत चौधरी आप लोगों के लिए लेके आए भाई कंप्लीट इनकम टैक्स एक्ट 2025 सीरीज, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है हमारे सबके सब व्यूअर्स के लिए। तो अगर आप लोग इनकम टैक्स एक्ट 2025 को सीखना चाहते हो वो भी डिटेल में, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं आपको 1 घंटे के अंदर पूरा पूरा एक्ट पढ़ाने वाला हूं, नहीं भाई, हर एक सेक्शन को हर एक चैप्टर वाइज को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक्ट पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, जो उसके रिगार्डिंग में सर्कुलर से क्लैरिफिकेशन हो रखे हैं उन सब चीजों को भी पढ़ने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले कि पुराना वाला एक्ट क्या था नया वाला एक्ट क्या था। तो ये सब कुछ हम लोग करने वाले हैं और ये सब कुछ एक वीडियो में नहीं होगा भाई, इसके बहुत सारे अलग अलग लेक्चर्स बनेंगे। और अगर आप चाहते हो कि भाई आप पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा अगर आप इनकम टैक्स एक्ट को सीखना चाहते हो तो आपको बस एक काम करना है, वो ये है कि भाई इस चैनल के साथ जुड़े रहना। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए, बाकी काम हम पे छोड़ दीजिए। मैं आप लोगों को पूरा इनकम टैक्स एक्ट 2025 कंप्लीट करवा के देने वाला हूँ। तो भाई इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो यहाँ पे देखो भाई एक हमने सुंदर सा प्यारा सा रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है अपने सभी के सभी लर्नर्स के लिए कि भाई किस तरीके से हमें इनकम टैक्स एक्ट 2025 को अप्रोच करना है। सर रोड मैप क्या रहने वाला है हमारा, हमारा जो है रोड मैप क्या रहने वाला है जब हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 2025 को पढ़ना स्टार्ट करते समझना स्टार्ट करते तो क्या रहेगा सर रोड मैप। देखो किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, फिर क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, कंक्लूड कैसे करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं बट हमें पता नहीं होता ना कि किस किस तरीके से पढ़ना है, तो दिक्कत वहां पे ये आ जाती है कि आप जो है ना कंफ्यूज होकर रह जाते हो। उसके बाद क्या होता है हमारा मन नहीं करता। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, कोई बैठा एग्जाम्पल के लिए कोई बैठा इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने के लिए, कोई भी लॉ पढ़ने के लिए, लॉ के स्टार्टिंग में क्या होता है, लॉ के स्टार्टिंग में हमेशा होता है डेफिनेशन वाले सेक्शन में क्या उसको मिल गया भाई साहब 100 डेफिनेशन 150 डेफिनेशन 10-20 डेफिनेशन पढ़े, उसका भाई मन नहीं हो रहा, मजा नहीं आ रहा, छोड़ दिया। क्या होगा भाई, ऐसे ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि किस तरीके से पढ़ा जाता है। इसके लिए हमें समझ में आना चाहिए कि भाई पढ़ा कैसे जाता है, इसीलिए ये रोड मैप है। तो सबसे पहले देखो हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर 1 सबसे पहला लेवल है हमारा अंडरस्टैंडिंग द बेसिक। भाई सबसे पहले तो बेसिक्स को आप समझो कि इनकम टैक्स के अंदर में मेन बेसिक बातें क्या हो रही है। तो इट स्टार्ट विद स्कोप ऑफ इनकम टैक्स। सबसे पहले तो आप ये समझो कि भाई इनकम टैक्स का स्कोप क्या है, मतलब इनकम टैक्स कौन कौन से इनकम पे अप्लाई हो रहा है या इनकम टैक्स होता क्या है, किस किस तरीके से अप्लाई होता है। तो ये चीज समझना जरूरी है। अब आप ऐसे समझो एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है ना, उसमें टैक्स नहीं पे करना पड़ता, बट बिजनेस इनकम सैलरी इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, कैपिटल गेन के ऊपर में अलग तरीके का रेट अप्लाई होता है। तो स्कोप का समझना बहुत जरूरी है कि स्कोप क्या है क्या नहीं है। अच्छा अगर एक बंदा मान लो, अच्छा क्वेश्चन भाई क्वेश्चन आंसर सब लोग देखो कमेंट में आंसर देंगे तभी देखो समझ में आएगा, जब हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना तभी आपको समझ में आएगा। तो अब एक बताओ कि मिस्टर ए है हमारे पास, मिस्टर ए अमेरिका में रहता है, वो वहीं का सिटीजन है, वहीं का रेसिडेंट है, वहीं पे रहता है, वहीं कमाता है, वहीं खाता है। तो क्या इंडिया गवर्नमेंट जो भारत की गवर्नमेंट है क्या वो जाएगी ए के पास एक कॉलर बोलेगी भाई टैक्स भर, क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स नाम का कानून है, उसने बोला भाई जो इनकम कमाएगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो बताओ क्या उसके ऊपर टैक्स लगेगा? आप बोलोगे सर नहीं लगेगा ना, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सर वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, इंडिया में रहता नहीं है, इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, इंडिया में पैसा कमाया नहीं है, तो उसको इंडिया में टैक्स क्यों भरना है भाई? नहीं भरना पड़ेगा। इसीलिए हमें क्या समझ में आना चाहिए कि स्कोप ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है। ठीक है, देन वी हैव इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। भाई कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखो, मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस नहीं लिखे, मैंने ये नहीं लिखे डेफिनेशंस पता होने चाहिए, मैंने लिखे क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पता होने चाहिए। अब देखो डेफिनेशंस बहुत सारे हैं बट सारे के सारे डेफिनेशन पहले से नहीं पढ़ लोगे क्या? बिल्कुल नहीं भाई, क्या होगा उसमें दिमाग ही खराब हो जाएगा, कुछ समझ में आएगा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हर एक चैप्टर के साथ कनेक्टेड डेफिनेशन है उसको उसके हिसाब से पढ़ो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देन प्रीवियस ईयर वर्सेस असेसमेंट ईयर, भाई ये कॉन्सेप्ट पहले हुआ करता था पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1962 में प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर हुआ करता था, अभी हमारा सीधा हो गया टैक्स ईयर। ठीक है, तो टैक्स ईयर हो गया हमारा, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है इसको समझना जरूरी है कि भाई कोई बंदा अगर रेसिडेंट है ना तो उसके ऊपर में टैक्स के रेट अलग होते हैं या टैक्स के प्रोविजंस अलग अप्लाई होते हैं। बट अगर वो नॉन रेसिडेंट बन गया या रेसिडेंट बना बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गया तो भी उसके ऊपर प्रोविजंस अलग तरीके से अप्लाई होंगे। तो ये चीज समझना जरूरी है।
फिर हमें समझना पड़ता है भाई टाइप ऑफ पर्संस, कितने अलग अलग टाइप के पर्संस होते हैं जो इनकम टैक्स में कवर है। अब देखो यहाँ पे तो इनकम टैक्स लग जाता है भाई, इनकम टैक्स अप्लाई ऑन पर्संस, एग्जाम्पल किस पे अप्लाई हो रहा है, पर्सन पे। सर पर्सन माने कौन, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एचयूएफ, एलएलपी, सोसाइटी, ट्रस्ट, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, म्युनिसिपैलिटीज, किसकी बात कर रहे हो आप, लोकल गवर्नमेंट किसकी बात कर रहे हो आप। तो पर्सन्स में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, किसके ऊपर लगेगा, ठीक है। देन वी हैव एग्जाम्प्ट इनकम। सर कुछ इनकम एग्जाम्प्ट भी होती है, बिल्कुल एग्जाम्प्ट इनकम होती है, उसके ऊपर में टैक्स नहीं देना होता। तो ये सब कुछ आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक बार आपने ये समझ लिया तो आपका मोटे मोटे तौर पे बेस बन जाएगा, देन आप लोग आगे बढ़ सकते हो। सर देन आता है अपने पास लेवल 2। लेवल 2 में से हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग 5 हेड्स पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन, अदर सोर्स, इन सब की इनकम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देन वी विल मूव ऑन टू लेवल 3 विच इज लर्निंग द टोटल इनकम कंपटीशन। अब हम लोग सीखेंगे भाई कंपटीशन कैसे तैयार किया जाता है, आप कैसे पता लगाते हो, कैसे कैलकुलेट करते हो कि आपका टैक्स कितना बना। तो क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है, देन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, डिडक्शंस, देन रिबेट, टैक्स कैलकुलेशंस, ये सब चीजें। अब देखो यहाँ पे चैप्टर 6A लिखा हुआ है, पुराने वाले के हिसाब से लिखा हुआ है, बट डिडक्शंस कौन कौन से अप्लाई हो रहे हैं उसको भी समझना जरूरी है नए वाले में। देन अंडरस्टैंडिंग द रिटर्न एंड फाइलिंग कंप्लायंसेस, भाई रिटर्न कौन से फाइल करने हैं आपको, किस टाइप के रिटर्न फाइल करने हैं, और उसके अलावा और कौन से कंप्लायंस है। देखो सिर्फ ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स सिर्फ रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, सर टैक्स भी जमा करवाना पड़ेगा। आप बोलोगे सर जिस दिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो उस दिन टैक्स भी तो जमा करवा देंगे ना, बट इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स नाम की चीज भी तो है, समझ रहे हो। तो बहुत सारी चीजें क्या डिपेंड करती है। तो आईटीआर फाइलिंग क्या रहने वाला है, ड्यू डेट्स क्या है उसकी, उसके बाद बिलेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते नहीं कर सकते, अपडेटेड रिटर्न फाइल कैसे होगा, डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है, एडवांस टैक्स कैसे होता है, सेल्फ टैक्स असेसमेंट क्या होता है, और इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज क्या चार्ज होती है, ये सब लेवल 4 में। देन वी हैव लेवल 5 विच इज टीडीएस एंड टीसीएस। यहाँ पे आप समझते हो भाई टीडीएस क्या है, टीसीएस क्या है, ड्यू डेट्स क्या है, उसकी रिटर्न कैसे फाइल होती है, और डिफॉल्ट पेनल्टीज वगैरह क्या है। लेवल 6 में रहता है हमारा लर्निंग एंड असेसमेंट नोटिस, यानी कि स्क्रूटनी असेसमेंट क्या होता है, रीअसेसमेंट या फिर सर्च केसेस, अपील केसेस, रेटिफिकेशन या पेनल्टी प्रोसीडिंग्स। तो ये सब हम मिसलेनियस टॉपिक्स को यहाँ पे हम कवर करते हैं। देन वी हैव स्टडी द अमेंडमेंट एंड केस लॉस। देखो किसी भी लॉ में ना चेंजेस आते रहते हैं, अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, केस लॉस आते हैं, वो भी इसके ऊपर क्या होता है अप्लाई होता है, तो हमें वो भी पता होना चाहिए। जैसे इनकम टैक्स के साथ हमें इसके रूल्स भी पता होना चाहिए। तो ये है हमारे पास 7 लेवल्स, या मैं बोल सकता हूँ 7 पार्ट्स, जिसमें हमने डिवाइड कर रखा है अपने इनकम टैक्स एक्ट को। एक बार हमने इस सब के सब को कवर कर लिया ना, देन वी विल एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट या होल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। और ये है सबसे ज्यादा बेहतर तरीका इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ने, ठीक है। बताओ जी कोई डाउट। अच्छा अगर देखो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, हमारा लेक्चर्स ऐसे चलता रहेगा, और क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं तो जब भी आप देख रहे हो तो उससे पहले मैंने पढ़ा दिया। बोलोगे सर क्या बेसिक बेसिक बातें करो, देखो बताना पड़ता है सबके लिए। तो आपको क्या करना है भाई, कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आपको क्या करना है, बस वो टॉपिक, वो लाइन जहाँ पे आपको कोई वर्ड समझ नहीं आया या जो भी आपकी क्वेरी है, डाउट है, सजेशन है, उसको बस कमेंट में डाल दो, ठीक है। आपको बस कमेंट में डाल देना है, मैं मेरी टीम हमेशा लगे रहते हैं भाई, हम लोग चेक करते रहते हैं कमेंट्स को, जो भी आपकी क्वेरी है उसको रिजोल्व किया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक बेसिक के साथ। तो कुछ स्टार्ट करने के लिए हमेशा भाई स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। देखो जब हम किसी भी पर्सन के साथ जब हम नया नया कॉन्वर्सेशन में जाते हैं तो किस तरीके से अप्रोच करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है सर, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है कुछ क्वेश्चंस रैंडमली। क्वेश्चंस क्या होते हैं, कुछ रैंडम कुछ सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो आप पूछते हो सामने वाले से या सामने वाला पूछते हैं आपसे। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में कन्वर्सेशन धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ऐसे ही हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, हमें इसके साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कम्युनिकेशन करना होगा। आप सर कम्युनिकेशन करने की क्या ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है क्या, क्वेश्चन आंसर्स। तो हम क्या करेंगे, हम छोटे छोटे क्वेश्चन पुट ऑन करेंगे, उसके आंसर देखेंगे और देन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देन है भाई सबसे देखो पहला क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज टैक्स। भाई सबसे पहला खतरनाक क्वेश्चन, भाई टैक्स क्या हुए है, व्हाट इज टैक्स। देखो टैक्स में क्या लिखते हैं, लिखते हैं टैक्स इज अ मैंडेटरी पेमेंट इम्पोज बाय द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ। तो कहते हैं कानून के द्वारा या सरकार के द्वारा कानून की सहायता से, सरकार के द्वारा कानून की सहायता से जो हमारे ऊपर में टैक्स का बर्डन डाल दिया जाता है, जब हमसे पैसा लिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टैक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे दो चीज जरूरी है, सबसे पहला मैंडेटरी पेमेंट। सर मैंडेटरी पेमेंट, टैक्स ना कोई चैरिटी या चंदा नहीं है, इसमें आपकी मर्जी नहीं है कि भाई मर्जी है तो टैक्स देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, नहीं होता भाई। अगर आपने इनकम टैक्स, अगर आपने इनकम अर्न किया, अगर आप जो इनकम टैक्स के दायरे में आ गए तो आपको इनकम टैक्स भरना ही पड़ेगा, आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। और नहीं भरोगे ना 18% की इंटरेस्ट लगता है, उसके अलावा पेनल्टीज लगती है वो अलग, और स्क्रूटनी में केस चला गया ना तो और ज्यादा उसके ऊपर पेनल्टी लग जाती है। इसके लिए फाइल करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है।
इट इज नॉट अ चैरिटी और डोनेशन। ये कोई चैरिटी या डोनेशन नहीं है। आप ये मत समझो कि आपने तो भाई डोनेशन कर दिया, कोई चैरिटी कर दिया, ना भाई ना। और एक और बात, चैरिटी और डोनेशन पता क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप चैरिटी और डोनेशन करते हो तो बदले में आपको क्या मिलता है? कम से कम दुआएं तो मिलती है। यहाँ पे टैक्स देने के बाद आपको क्या मिलेगा बदले में? कमेंट करके बताओ क्या मिलेगा आपको बदले में। Then we have taxes are levied by the government to meet the common welfare expenditure of the society। भाई टैक्सेस क्यों लगाते हैं? ताकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो अपने कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर को मैनेज कर सके। आप रोड देख रहे हो, ठीक है, हाईवेज देख रहे हो, ब्रिजेस देख रहे हो, डैम देख रहे हो, मार्केट बना हुआ है, ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है, काहे से डेवलप हुआ है भाई? पैसा से डेवलप हुआ है। और ये पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? कौन दे रहा है पैसा? आप और मैं, हमारे जैसे आम जनता तो पैसा दे रहे हैं, बट ये जो हम पैसा दे रहे हैं, इसको पैसा देने का एक तरीका है, एक नाम है। उस नाम को क्या बोलते हैं सर? टैक्स बोलते हैं। उसी नाम को क्या बोलते हैं? टैक्स बोलते हैं। सर जब एक बंदा इनकम अर्न कर रहा है तो उसको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। जब एक बंदा सेल्स करता है तो उसको ऊपर उसको जीएसटी पे करना पड़ता है, ठीक है। पहले सेल्स टैक्स पे करना पड़ता है, अभी जीएसटी पे करना पड़ता है। तो टैक्स पे करने पड़ते हैं भाई हमें। टू टाइप ऑफ टैक्सेस होते हैं भाई, डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो देखो, जिस बंदे के ऊपर टैक्स लगाना, अगर उस बंदे के ऊपर बर्डन भी है, उसी बंदे को अगर टैक्स का पेमेंट भी करना है, अपने जेब से पे करना है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। वरना वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। अरे सर क्या बोल दिया आपने, समझ नहीं है। ध्यान से समझो एग्जाम्पल के साथ। देखो, जब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, हमें अच्छे से समझ में आते हैं। अब आप ऐसे समझो कि आप एक दुकानदार हो और आपने जो है ना, आपने एक मोबाइल फोन, बोलोगे सर अपना मोबाइल फोन चमका रहे हो? नहीं भाई नहीं, ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं बस। आप मोबाइल फोन के डीलर, आप मोबाइल फोन बेच रहे हो। अब जैसे आप मोबाइल फोन बेचोगे, जैसे आप मोबाइल फोन बेचोगे, सरकार आ जाएगी। सरकार बोलेगी रुक 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 रुक, मोबाइल फोन बेचा ना, इस मोबाइल फोन के ऊपर में जो प्राइस पे बेचा उसके ऊपर में टैक्स भरना पड़ेगा। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए भाई, इसके ऊपर में टैक्स रेट चल रहा है हमारा 18%। एग्जाम्पल के लिए कितना चल रहा है सर? 18% का। 18% का टैक्स देना पड़ेगा। मैं कहा है टैक्स देना पड़ेगा। एक काम करते हैं भाई, जिसको ये मोबाइल बेचा ना, टैक्स का पैसा भी उसी से ले लेते हैं। गवर्नमेंट बोलते हैं अलाउड है, अलाउड है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कौन सा टैक्स हुआ? ये हुआ इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि सर लगाया किसके ऊपर? बिजनेसमैन के ऊपर। बताओ लगाया किसके ऊपर? बिजनेसमैन के ऊपर। बट पेमेंट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। सॉरी, पेमेंट कौन कर रहा है? बर्डन किस पे ऊपर आ रहा है? कंज्यूमर के ऊपर आ रहा है। पे तो क्या बिजनेसमैन ने किया, बट कहां से लेके पे किया भाई? कंज्यूमर से लेके पे किया ना। इसे हम क्या बोलते हैं सर? इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और डायरेक्ट टैक्स क्या हुआ सर? अब कोई बंदा अगर जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी आ रही, जैसी सैलरी आई, और अभी क्या सैलरी का चल रहा है भाई कि 12 लाख रुपए तक तो सैलरी पे टैक्स नहीं है। न्यू टैक्स रिजिम की बात करो, 12 लाख पे टैक्स नहीं है। उसके अलावा 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है। तो मोटे मोटे तौर पे 12,75,000 पे कोई टैक्स नहीं है। अगर कोई इससे ज्यादा इनकम अर्न कर रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब क्या वो ये टैक्स का पैसा किसी और से लेके दे सकता है क्या? मतलब वो ये बोल सकता है कि भाई ये टैक्स का बर्डन में किसी और पे डाल दूं? नहीं डाल सकता भाई। आपके ऊपर लगा, आपको अपने जेब से, अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। इसके बर्डन को आप किसी और के ऊपर में डाल नहीं सकते हो भाई। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं कंज्यूमर से लेकर टैक्स का, इनकम टैक्स का पैसा दे दूं, नहीं कर सकते। एग्जांपल, जिसको मैंने मोबाइल बेचा 50,000 का, मैंने मोबाइल बेचा 50,000 पे जीएसटी मैंने लेके दे दिया, बट 50,000 के मोबाइल फोन को बेचने मुझे प्रॉफिट भी तो हुआ होगा ना। उस प्रॉफिट के ऊपर जो इनकम टैक्स भरना है, क्या वो टैक्स का पैसा भी मैं कंज्यूमर से ले सकता हूँ? नहीं ले सकता सर, नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में आप ऐसे बर्डन पास ऑन नहीं कर सकते, ठीक है जी। इनडायरेक्ट टैक्स में कर सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स में नहीं करते। और भी इसके अंदर में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, बट मोटे तौर पे यही है भाई, ठीक है। ओके भाई, देन हमारे पास है पावर टू लेवी टैक्स। भाई टैक्स लेवी करने की पावर कहां से आई? अब ये सरकार, हमने सुना भाई टैक्स कौन लगा रहा है? सरकार लगा रहा है। सरकार को किसने इजाजत दिया भाई हमारे ऊपर टैक्स लगाने का? मतलब आप सोच के देखो, कोई एक बंदा हमारे ऊपर टैक्स लगा रहा है, तो उसको पावर दिया किसने हमारे ऊपर टैक्स लगाने का? समझ रहे हो? कोई उसको पावर दिया किसने? तो गवर्नमेंट में पावर कहां से आती है भाई? गवर्नमेंट के पास पावर आती है शेड्यूल 7 आर्टिकल 246 भारत के संविधान से। भारत के संविधान ने टैक्स लगाने की पावर दे रखी है। और इसके अंदर में क्या बताएगा भाई? इसके अंदर बताएगा कि भाई 3 तरह की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। बहुत सिंपल। यूनियन लिस्ट के अंदर में लिस्ट है भाई, जितनी भी एक्टिविटी उसके अंदर लिखी है ना, उसके ऊपर में टैक्स लगता है। बट टैक्स लगाता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार लगाती है। और जितने भी स्टेट लिस्ट के अंदर में चीजें आ गई ना, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, बट टैक्स कौन लगा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट लगा रहा है। मतलब अगर यूनियन लिस्ट में आ गया तो टैक्स का पैसा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, बट अगर स्टेट लिस्ट में आ गया तो वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा, क्योंकि पावर दोनों के अलग अलग होगी। सर अब ये तीसरी लिस्ट क्या है? स्टेट और सेंट्रल का तो समझ में आ गया। तीसरी लिस्ट में क्या डालोगे? सिंपल है, तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें जो भी चीज बची वो आप इसके अंदर डाल दो, और उस पे एक्ट, उसके ऊपर में कानून बनाने की पावर दोनों के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। अब बोलोगे सर अगर दोनों ने लॉ बना दिया तो फिर क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी टैक्स का पैसा मेरे को चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी टैक्स का पैसा मेरे को चाहिए। भाई अगर ऐसा हो जाए कि कंकरेंट लिस्ट के अंदर में जो चीज है, जिससे पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने लॉ बना दिया,
तो वैसे ऐसा होता नहीं नॉर्मली, बट अगर ऐसा हुआ तो इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ विल प्रिवेल। ऐसा ही होता है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल होता है। तो यहाँ पे ये सिस्टम वाली बात है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 2 क्वेश्चन हो गए भाई, तीसरे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग। तीसरे क्वेश्चन में कहता है स्ट्रक्चर ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब सर जो ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, इसका क्या स्ट्रक्चर? 1961 का तो हमें याद हो गया था, तो भाई 2025 का भी याद कर लेंगे। भाई स्ट्रक्चर क्या है? कहते हैं सबसे पहले इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात ये पूरे इंडिया पे अप्लाई हो रहा है। दूसरी बात इट कैम फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2026। सर ये कब से अप्लाई हो रहा है? 1 अप्रैल 2026 से अप्लाई हो रहा है। इट कंटेन्स 1 to सेक्शन 536। सर इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं? 536 सेक्शन है। 536 sections are in there. Then schedule 1 to 14, टोटल इसके अंदर कितने भाई? सॉरी, तो शेड्यूल 1 to 16, 16 शेड्यूल है, 536 सेक्शन है इसके अंदर। देन ये तो भाई इनकम टैक्स एक्ट। देन वी हैव फाइनेंस एक्ट। अब देखो क्या होता है, गवर्नमेंट को ना इस इनकम टैक्स में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने होते हैं, और वो चेंजेस लाने का गवर्नमेंट का तरीका क्या है? वो तरीका फाइनेंस एक्ट। गवर्नमेंट हर बार जो है बजट पेश करते हैं 1 अप्रैल को, उसके बाद उसके अंदर में फाइनेंस एक्ट को इंक्लूड किया जाता है। फाइनेंस एक्ट के अंदर में फाइनेंस से रिलेटेड सारे के सारे चेंजेस अमेंडमेंट्स होते हैं। देन वी हैव सर इनकम टैक्स रूल। सर इनकम टैक्स एक्ट है तो इनकम टैक्स रूल भी होगा, जैसे पहले था इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल, अभी भी वही है। इनकम टैक्स एक्ट 2025, इनकम टैक्स रूल 2026, जो कि कौन इशू कर रहा है? सर सीबीडीटी इशू कर रहा है। भाई सीबीडीटी क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता है। समझ में आ रहा है? बताओ जी, कोई डाउट? तो यहाँ हमने देखो आके छोटा सा बस एक टॉपिक था जिसको हमने यहाँ पे कवर किया, बहुत बेसिक बेसिक हमने बातें सीखी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन क्या, ठीक है स्क्रीन पे सब दिख ही रहा है। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाए, बट हाँ अभी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मस्त 1 पेज का है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है जी, ले लिया। तो हमने यहाँ पे बहुत बेसिक बेसिक हमने यहाँ पे चीजें कवर की है। इसके बाद देखो 1 मिनट, ये ठीक है। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए, बताओ। अभी तक अगर आपको कुछ डाउट है बताओ। वैसे हमने ज्यादा कुछ तो अभी हमने किया नहीं है, बहुत हमने बेसिक बेसिक सी बातें की है बस। डाउट नहीं? चलिए देखो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको सजेशन हो, कुछ भी आपकी फीडबैक हो, कमेंट करते चलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई, 2 सेक्शन यहाँ पे कवर आई थिंक है ना प्रमंडली के अंदर में। पहला वाला सेक्शन नंबर 1 विच इज शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडिंग कमेंसमेंट। और ये चीज क्या बोलता है भाई? ये चीज हमें कह रहा है द एक्ट विच विल बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 2025। एक्ट का नाम क्या बनना गया सर? नाम बन गया इनकम टैक्स 2025। ये अप्लाई कहाँ होता है? होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के ऊपर अप्लाई होता है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इट शैल कम इनटू इन्फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। सर ये कब से अप्लाई हो रहा है? कब से जो है ये एनफोर्स हो रहा है? ये हो रहा है भाई 1 अप्रैल 2026 से। डेफिनेशंस की बात करते हैं, देखो बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, हम लोग सारे डेफिनेशंस को कवर करेंगे, बट आज नहीं करेंगे, अभी हम लोग नहीं करने वाले। कुछ मैं आपको कुछ एक आध डेफिनेशंस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो आपके लिए थोड़ा बहुत यूजफुल रहेगा, या यूजफुल तो खैर रहेगा ही, बट आपको पता होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, अकाउंटेंट तो खैर ठीक है यार, एडिशनल कमीशन ये सब नहीं। एडवांस टैक्स मतलब वो देखो, एडवांस टैक्स क्या डेफिनेशन है? एडवांस टैक्स माने कि वो एडवांस टैक्स जो आपको पे करना पड़ता है चैप्टर नंबर 19C के हिसाब से। ठीक ही है। एग्रीकल्चर इनकम इन्होंने बताया, एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या आता है? एनी रेंट या रेवेन्यू ड्राइव फ्रॉम द लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। एग्रीकल्चर पर्पस वाले लैंड को यूज करने से अगर आपको कोई रेंट आ रहा है, कोई पैसा इनकम हो रहा है, तो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर में आ जाता है। एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर, उस पर खेती बाड़ी कर रहे हो आप। द परफॉर्मेंस ऑफ कल्टीवेशन या रिसीव्ड of a receiver of a rent in key of an process ordinarily employed by a cultivator or receiver of the rent in kind render product raised or received by him to fit taken to the market। भाई किसी भी और रिलेटेड आप सर्विस करो, देखो नीचे भी यही है, सेल बाय द cultivative या receiver of rent in kind for produce raised or received in respect of which no process has been performed other than the process which is described in ऊपर सबसेक्शन 2। तो देखो ये चीज वही है। ठीक है, आगे भी पॉइंट है वैसे तो, बट हाँ कहते हैं भाई एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हो ना, तो उसको एग्रीकल्चर इनकम ही माना जाएगा। अब वो जरूरी है, उसके अंदर प्रोसेसिंग भी आ सकती है। जैसे अगर आपने, जैसे मान लो अगर आपने धान की खेती कर ली,
तो धान की खेती होने उसकी कटिंग भी तो होगी, उसमें छाटा पीटी भी तो होता है, तो क्या उसको भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा सर, उसको भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा, अगर आपने पूरा का पूरा प्रोसेस किया ना, आप खुद कर रहे हो, तो एग्रीकल्चर इनकम वो माना जाएगा। बट जैसे मान लो कि मेरा क्या है, मेरा एक मिल है या कोई फैक्ट्री है जहां पे मैं प्रोसेसिंग का काम करता हूँ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग का काम करता हूँ, तो क्या मेरा एग्जाम्प्ट होगा या नहीं होगा? तो भाई हमारा एग्जाम्प्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, हम डायरेक्ट एग्रीकल्चर का काम नहीं कर रहे हैं। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है सर। आगे कहता है एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम एनी बिल्डिंग ओन्ड और ऑक्यूपाइड बाय द रिसीवर ऑफ रेंट और रेवेन्यू ऑफ सच लैंड और ऑक्यूपाइड बाय द cultivator of the receiver of rent any kind such land with respect to which the produce of which या any process mention in अपना ऊपर वाला सेक्शन which where such building is on a immediate vacant of such land or land is assessed as to land revenue of India or is subject to local rate assessed and collected by the officer of the government as such wherein the land is not assessed to the land revenue subject to the local rates is not situated in any area which is clause 22 subclause 3A or B is required as a dwelling house or a storehouse where the out of building other outbuilding by receiver of the rent or revenue cultivator or receiver of rent of any kind by reason of the connection with land। तो अगेन अगर जमीन के साथ जुड़ी हुई चीजें आप कर रहे हो, ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई अगर आपको कोई इनकम जनरेट हुआ ना, एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम एनी बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग से आपको पैसा अर्न हुआ है ऑन या ऑक्यूपाइड बाय द रिसीवर ऑफ रेंट, रेंट या फिर रेवेन्यू। अब देखो वो जो जमीन है ना, जिस जमीन के ऊपर में एग्रीकल्चर खेती होने वाली है, तो कभी कभी क्या होता है ना, आप ऐसे समझो कि वो जो खेत होते हैं हमारे, उसमें छोटे छोटे ना घर भी बने होते हैं, जिसमें या तो खुद रह रहे हैं या फिर जो वहां पे खेती कर रहा है ना उस बंदे को वहां पे रह रहे हैं। जैसे गांव में ना क्या होता है कि जो खेत होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे हमारे गांव में हमने क्या कर रखा है कि जो हमारा एक खेत है जो कि बहुत ज्यादा अंदर है, मतलब बहुत दूर है, बिल्कुल मतलब वहां पे घर वर नहीं होते, बहुत ज्यादा दूर है, तो वहां पे हमने जो है ना एक छोटा सा झोपड़ा टाइप बना रखा है, मतलब घर नहीं कह सकते प्रॉपरली, बट एक ठीक है रूम टाइप का हमने एक बना रखा है, झोपड़ा टाइप। और वहां पे एक बंदा जो है कभी कभी रुकता है, तो इस टाइप का है। और उसमें क्या चक्कर रहता है ना कि जो बंदा वहां पे खेती कर रहा है कभी कभी वहां पे रुकता भी है, वहां पे रहता भी है। तो ऐसे में अगर वहां से कुछ इनकम जनरेट हो रही है, उसकी खुद की इनकम, जो रूम है उस रूम से जो इनकम जनरेट हो रही है, एक्चुअली में देखा जाए तो वो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। हमने ऐसा नहीं कि हमने किसी को रहने के लिए दे दी है, बट जो बंदा वहां पे खेती कर रहा है वो खुद ही वहां पे उसको जो है देखरेख करने के लिए, फसल की देखरेख करने के लिए वहां पे रुक रहा है, तो उसको भी एग्रीकल्चर इनकम ही माना जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे बात बोली जा रही है। बट आप ऐसे समझो कि अब इसमें ना एक कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट ये है कि अगर मैंने एक जमीन है जिसपे खेती बाड़ी करते हैं, वहां पे मैंने बिल्डिंग बनाया और उसको मैंने लोगों को रहने के लिए दे दिया, बट वो लोग नहीं रह रहे जो उस पर खेती कर रहे हैं, वो किसी भी और बंदे को मैंने ऐसे ही रहने के लिए दे दिया, तो वहां से अगर मुझे रेंट का पैसा आ रहा है, ठीक है, जैसे एक बंदा मुझे रेंट का पैसा दे रहा है, क्यों? क्योंकि वो जमीन पे खेती करता है और मैंने उसको रहने के लिए अलाउ कर दिया कि तू यहाँ पर रह भी जा, कोई दिक्कत नहीं, और खेती कर। अब वो वहां पे खेती कर रहा है और कर रहा है, वो मुझे रेंट का पैसा दे रहा है, जमीन का भी रेंट का पैसा है और उसका भी रेंट का पैसा दे रहा है, तो जो पैसा आ रहा है वो क्या है, मेरे लिए इनकम है, बट एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट रहेगा। बट ये वाला जो इनकम है ये क्या रेजिडेंशियल पर्पज के लिए दे रहे हैं ना, एग्रीकल्चर रिलेटेड नहीं है, तो इस वाले में क्या रहेगा, इस वाले में हमारा इनकम टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जाम नहीं होगा। तो ये दो अलग अलग केस हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रोविजन है। उसके बाद डी पॉइंट कहता है एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम स्पेलिंग्स या सेटलिंग ग्रोन इन दी नर्सरी। भाई नर्सरी से रिलेटेड अगर है तो भी आपका क्या रहेगा, आपका एग्जाम्प्टिव माना जाएगा। बट इसमें क्या नहीं आएगा, इनकम ड्राइव फ्रॉम एनी बिल्डिंग और लैंड रेफर टू इन क्लॉज सी। ऊपर क्लॉज सी में हमने बिल्डिंग की बात की थी ना, वो बिल्डिंग जो जमीन पे एग्रीकल्चर लैंड के साथ जुड़ी हुई बिल्डिंग है, बिल्कुल वो क्या है, अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ सच बिल्डिंग और लैंड फॉर एनी पर्पस इंक्लूडिंग लेटिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पस और फॉर एनी पर्पस एनी बिजनेस और प्रोफेशन। हमने उसको रहने के लिए दे दिया या हमने कोई बिजनेस वगैरह कैरी ऑन करने के लिए उसको हमने दे दी प्रॉपर्टी, तो ऐसे पॉइंट में जो होगा ना वो क्या रहेगा, अच्छा वो जो काम कर रहा है वो अदर देन एग्रीकल्चर इनकम है, तो फिर वो एग्जाम नहीं माना जाएगा। अगर एग्रीकल्चर इनकम होगा तो फिर वो एग्जाम होगा, वरना एग्जाम नहीं माना जाएगा। एनी इनकम अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी लैंड रेफर टू इन क्लॉज 22 सब क्लॉज 3A और B। ये हम लोग पढ़ेंगे भाई क्लॉज 22 के अंदर में क्या रहता है, बट अभी नहीं हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अमलगामेशन तो भाई अभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। एक एनुअल वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है, बट एनुअल वैल्यू जो है, एनुअल वैल्यू का देखो सिंपल है, मतलब एनुअल वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेक्शन नंबर 21 में, तो जब 21 पढ़ेंगे वहां पे आ जाता है
ट्राइब्यूनल वगैरह तो नहीं यार, एसएससी, एसएससी इंपॉर्टेंट है। अब एसएससी कौन होते हैं? मीन्स अ पर्सन बाय वॉम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट and include every person in respect of WOM any proceeding under the income tax act has been taken for assessment of his income or of the loss sustained by him or refund due to him। देखो इन्होंने बोला कोई भी पर्सन, जो पर्सन क्या है इनकम टैक्स के दायरे में आ गया ना, उसको हम एसएससी बोल रहे हैं। चाहे उसको इनकम टैक्स पे करना है, उसको कोई दूसरे तरीके से पे करना है। जैसे अब सर इनकम टैक्स पे करना है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? जैसे मानो अब एक बंदे को टैक्स पे करना है तो इनकम टैक्स हो गया, बट उसने डिले रिटर्न फाइल किया तो उसको पेनल्टी पे करनी है, तो वो इनकम टैक्स तो नहीं है, वो तो पेनल्टी है ना। तो सर वो जो पेनल्टी है वो देने वाला जो बंदा है, उस बंदे को क्या बोलेंगे? सर एसएससी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसएससी बोलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। या कोई फाइन लगा दिया, पेनल्टी लगा दिया, इंटरेस्ट लगा दिया, टैक्स के ऊपर कोई टैक्स लगा दिया, दैट इज कॉल्ड हमारा अदर टैक्स, अदर देन टैक्स। फॉर द असेसमेंट ऑफ द इनकम any other person in respect of which he is assessable or the loss sustained by which other person refunded to him such other person। भाई अगेन किसी का अगर असेसमेंट में ऑर्डर, किसी का असेसमेंट ऑर्डर चल रहा है, यार इसने इतना प्रॉफिट कैसे अर्न कर लिया, इसका इतना ज्यादा लॉस कैसे हो गया, या इसको जो रिफंड बना था रिफंड बनना चाहिए था नहीं बनना चाहिए। कभी कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट भी करते हैं भाई, तो इस केस में भी उस बंदे को एसएससी बोला जाएगा, उसको भी क्या बोलेंगे? एसएससी ही बोलेंगे, ठीक है। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर दिस एक्ट, या कोई भी ऐसा इंसान जिसको बोला गया भाई ये डीम्ड एसएससी है, उसको एसएससी माना जाएगा भाई, ठीक है। और क्या होता है भाई इंपॉर्टेंट हमारे लिए? ये सब तो देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं अपने लिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है एक, बट ये देखो कैपिटल एसेट्स इंपॉर्टेंट है, बट कैपिटल एसेट्स हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग कैपिटल गेन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये वहां पे आ जाएगा। एक इसमें टैक्स ईयर भी था, चैरिटेबल पर्पस को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। मींस अगर आपने रिलीफ दिया पुअर को, या एजुकेशन के लिए काम कर रहे हो, योगा मेडिकल रिलेटेड काम कर रहे हो, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हो, तो आपका चैरिटी पर्पस इसमें आ जाएगा, ठीक है। कंपनी का मतलब भाई इंडियन कंपनी भी हो सकती है, इंडिया के बाहर की कंपनी यानी बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है, उसको भी कंपनी मान लिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई अदर इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है जो कि किसी और एक्ट के द्वारा बनाया गया, वो भी हो सकता है। कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। अब देखो ये कंपनी कौन सी होती है, ये स्पेशल कैटेगरी है। इसके अंदर में ऐसी कोई कंपनी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन विच एटलीस्ट 40% ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर हेल्ड इंडिविजुअल कलेक्टिवली बाय द गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसे केस में हम उसे क्या बोलेंगे? कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। मतलब देखो गवर्नमेंट का अगर उसमें पैसा है 40% या आरबीआई का पैसा 40%, तो गवर्नमेंट और आरबीआई का पैसा कौन दे रहा है? हम लोग पब्लिक ही तो दे रहे हैं ना, तो उसे भी पब्लिक बोला जाएगा। अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अगर भाई सेक्शन 8 में आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, वहां पे एनजीओ होता है, तो अगर आपने वहां रजिस्टर कर लिया एमजीओ एनपीओ बोलते, तो भी आपको क्या बोला जाएगा? तो भी आपको बोला जाएगा भाई आप कंपनी की डेफिनेशन में आते हो, ठीक है। और भी यहाँ पे डेफिनेशन है हमारे पास, मतलब बहुत सारे, डीमर्ज कंपनी है, कुछ डीमर्जर है, बट ये जो है ना, ये क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, उसमें ये ज्यादा रेलिवेंट रहेगा हमारे लिए, ठीक है। अभी स्टार्टिंग के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं होगा। डिविडेंड एक पॉइंट बता रहे, तो वैसे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट मोटे मोटे तौर पे बताओ ना, डिविडेंड क्या होता है? जब हम किसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, और उस कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट का एक हिस्सा वो हमें भी तो देगा क्योंकि हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। वो भी क्या होता है? वो भी टैक्सेबल होता है सर, ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी माने कि इंडिया की कंपनी, जो इंडिया की कंपनी उसको डोमेस्टिक कंपनी बोलेंगे, या कोई भी कंपनी विच हैज मेड प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट विद इन इंडिया फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स पेबल आउट ऑफ द इनकम लायबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। तो भी हम उसे क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक कंपनी बोले, मतलब इंडिया की कंपनी नहीं है, बाहर की है, बट इंडिया में कोई सिस्टम बना रखा है जिससे वो पैसा अर्न कर रहे हैं, पैसा पे कर रहे हैं, और पैसा अर्न भी कर रहा है, पैसा पे आउट भी कर रहा है। तो ऐसे पॉइंट में हम उसको बोले ठीक है, तो भी डोमेस्टिक कंपनी के दायरे में आ रहा है भाई, ठीक है। इनकम के अंदर भाई क्या क्या तरह की इनकम आएगी? तो इनकम के अंदर देखते तो प्रॉफिट एंड गेन्स का होगा, जो बिजनेस की इनकम होती है ना, प्रॉफिट गेन की। डिविडेंड इनकम भी हो सकता है, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव, कौन दे रहा है भाई वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन? एक सेकंड, या एक एनपीओ को कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव हो रहा है, वो इसकी इनकम माना जाएगा। एसोसिएशन को पैसा आ रहा है, उसकी इनकम माना जाएगा। या किसी यूनिवर्सिटी को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को पैसा आ रहा है, वो भी इसकी इनकम के अंदर में मान ले जाते हैं भाई, ठीक है। अगेन देखो, जो जब हम लोग जब साथ साथ में हम चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, वहां पे आता रहेगा, तो अपने लिए वो काम होगा, ठीक है। तो हम उसके साथ साथ डिटेल में पढ़ेंगे। इंडिया का मतलब होता है टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रेफर इन आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में जो इंडिया की डेफिनेशन है ना, वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है भाई, ठीक है। इट्स अ टेरिटोरियल वाटर, सीबेड, सबसॉइल अंडरलाइंग सच वाटर, या फिर कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्सक्लूडिंग
इकोनॉमिक इकोनॉमिक जोन और एनी अदर मेरिटेरियन जोन एज रेफर टू इन टेरिटोरियल वाटर्स या कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या अदर मेरिटेरियल जोन्स। अब देखो कुछ इसके एक्सेप्शंस है, ईईजेड वगैरह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, उसके कुछ एक्सेप्शन में आ रहे हैं, बाकी सबको इंडिया मान लिया जा रहा है। ठीक है, ये देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ेंगे, बट हाँ एक पर्सन हमारे लिए अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब सर पर्सन माने कौन? पर्सन में सर इंडिविजुअल को भी पर्सन बोला जाता है, इंडिविजुअल नहीं कोई एक अकेला इंसान, मेल भी फीमेल भी कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल। ठीक है, देन अपने पास है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसको भी पर्सन बोला जा रहा है। कोई कंपनी अगर है तो उसे भी हम पर्सन बोलते हैं। कंपनी के अलावा अगर कोई फर्म है तो फर्म को भी पर्सन बोला जा रहा है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को भी हम पर्सन बोल रहे हैं, लोकल अथॉरिटी को भी पर्सन बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को भी हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, ये भी हमारे लिए पर्सन की डेफिनेशन में आ गया भाई। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्योंकि अभी जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे ना उसमें काम आएगा। कहते हैं मीन्स एन इंडिविजुअल हु एदर ऑफ हिज पेरेंट्स और हिज ग्रैंड पेरेंट्स एज बॉर्न इन एन अनडिवाइडेड इंडिया, तो हम उसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलेंगे। देखो या तो वो इंसान खुद, या तो उसके पेरेंट्स, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब उसके दादा दादी जो है अगर वो पैदा हुए थे, वो भी कब पैदा हुए थे? अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब 1947 से पहले अगर वो पैदा हुए थे ना, तो फिर उसे हम बोलेंगे भाई ठीक है अब आप हमारे लिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन जाओगे। ठीक है, पहले डेफिनेशन अलग हुआ करते, अब इन्होंने चेंज कर दिया, बट कोई नहीं भाई। ठीक है, ठीक है, कैपिटल गेन वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, भी हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी के लिए नहीं। एक ये टैक्स का छोटा सा डेफिनेशन है, टैक्स मींस इनकम टैक्स चार्जेबल अंडर एक्ट, वैसे हमने टैक्स का बड़ा वाला डेफिनेशन भी पढ़ लिया है, तो ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है नहीं। ठीक है, वर्चुअल एसेट्स, भाई वर्चुअल एसेट्स इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ट्रेंड में चल रहा है आजकल बहुत ज्यादा। सर वर्चुअल एसेट्स क्या होता है? एनी इन्फॉर्मेशन और कोड, कोई इन्फॉर्मेशन है कोई कोड है, नंबर और टोकन, कोई नंबर भी हो सकता है टोकन भी, नॉट बीइंग एन इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी, वो किसी देश की कोई करेंसी नहीं है भाई। ठीक है, तो उसमें क्या बोलते हैं? उसमें वर्चुअल एसेट्स बोलेंगे। ठीक है, जनरेटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मींस, क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं लोग, डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं, अदरवाइज कॉल्ड बाय द एनी नेम, या उसे हम किसी भी नाम से ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी नाम से ले लो, प्रोवाइडिंग अ डिजिटल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वैल्यू एक्सचेंज विदाउट द कंसिडरेशन, भाई जो कंसिडरेशन हो ना हो, बट अगर आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, उसके अंदर में वैल्यू को आप ट्रांसफर कर सकते हो ना, तो उसे हम बोलेंगे वर्चुअल एसेट्स है। विद द प्रॉमिस और रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैविंग इनहेरेंट वैल्यू फंक्शन एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग यूज इन एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्वेस्टमेंट बट नॉट लिमिटेड टू इन्वेस्टमेंट स्कीम। देखो सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्कीम की बात नहीं कर रहे, अगर आप उससे कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई सामान खरीद सकते हो ना, तो भी आपके लिए वर्चुअल एसेट्स बन जाते हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वो बन जाते हैं। अ नॉन फंजिबल टोकन, कोई फंजिबल टोकन नहीं भाई, उसके ऐसे नंबर्स नहीं है, सीरीज नहीं है, आपको ऐसे पता नहीं लगा सकते, बट वो है। या एनी अदर टोकन सिमिलर ऑफ नेचर व्हाट एवर नेम इज कॉल्ड, या किसी और नाम से उसको हम बोल सकते हैं। एनी अदर डिजिटल एसेट्स एज द गवर्नमेंट में नोटिफाई, गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकते हैं। एनी क्रिप्टो एसेट्स, क्रिप्टो करेंसी आ गया, बीइंग अ digitally representative of a value that relies on the cryptographical secure distribution ledger or similar technology। तो भाई क्रिप्टो करेंसी को बेसिकली यहाँ पे क्या बोलते हैं? वर्चुअल डिजिटल एसेट्स बोला जा रहा है। तो इस पे आप जो भी पैसा अर्न करोगे उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, लाइक इस फ्लैट 30% का टैक्स है यार। ठीक है, एक जीरो कूपन बॉन्ड भी होता है, जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये इस टाइप के बॉन्ड होता है ना कि जैसे आप पेमेंट करोगे, आप इसका बॉन्ड परचेज करोगे और आपको जैसे मान लो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल बाद आपको पैसा मिलेगा, बट जब वो पैसा आपको मिलेगा तो उसके साथ ब्याज नहीं मिलेगा। तो सर ये क्या बात हुई? फिर वो फायदा क्या हुआ हमें पैसे देने का? जैसे मान लो अब एक बॉन्ड है 10 लाख का, आपको जब वो परचेज करो तो आपको 9 लाख का ही पड़ेगा, तो आपको 1 लाख का तो फायदा हो गया ना। और जब 1 साल बाद वो पैसा आपको वापस करें तो आपको पूरे 10 लाख वापस करेंगे, तो टेक्निकली आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, बट फिर भी आपको 1 लाख का फायदा हो गया, राइट? इट्स कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड्स। ठीक है, सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है भाई, डेफिनेशन ऑफ टैक्स ईयर। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का भाई कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, वो 1961 में हुआ करता था, एक्ट में हुआ करता था। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट टैक्स ईयर मींस 12 मंथ पीरियड, भाई 12 महीने का एक पीरियड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले 12 महीने के एक पीरियड को क्या बोलेंगे भाई? टैक्स ईयर बोलेंगे। इन केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप, भाई अगर कोई बिजनेस प्रोफेशन न्यूली सेटअप हुआ तो उसके लिए कम भी हो सकता है ना। जैसे मानो अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया मैंने दिसंबर में, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने का ही बनेगा मेरा टैक्स ईयर। मेरा टैक्स ईयर 12 महीने का थोड़ी बन जाएगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा तो 12 महीने का बनेगा। ठीक है, चलिए तो हमने कुछ देखो, मैंने बहुत ज्यादा डेफिनेशन आपको नहीं बताया, थोड़े बहुत ही मैंने आपको डेफिनेशन बताया। डेफिनेशन तो जब हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, चैप्टर के साथ रिलेटेड डेफिनेशन हम लोग साथ साथ पढ़ते रहेंगे, ताकि हमारे लिए क्या, हमारे लिए वो ज्यादा फायदेमंद रह सके। अभी एकदम से मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन में घुसा दूंगा ना,
आप लोग सर फालतू का लेक्चर जो है क्या बढ़ता चला जा रहा है और आप लोगों का क्या होगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, बेसिक बेसिक हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अभी हम लोग जो नेक्स्ट करेंगे ना, नेक्स्ट में फिर हम लोग बेसिक ऑफ चार्ट से स्टार्ट करेंगे। एक बार हम लोग बेसिक्स वाला पार्ट को हमने कवर कर लिया, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट विच इज सैलरी और 5 हेड्स, अदर 5 हेड्स जो है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो ये हमारा एक आउटफ्लो होने वाला है, मतलब आउटफ्लो तो खैर क्या, ये हमारा एक फ्लो ऑफ लेक्चर्स होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा भाई। अगर आपके कुछ भी डाउट होते हैं, कुछ भी क्वेरी होती है, तो आपको क्या करना है भाई, आपको बस चेक करना पड़ता है यार, माइक चल रहा नहीं चल रहा। तो आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आपको क्या करना है, आपको बस कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे। और इस वीडियो के अंदर देखो भाई, क्योंकि हमारी एक नई सीरीज है, तो हमें नई सीरीज में जो है हमें थोड़ा अच्छे से काम करना है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा अच्छे से काम करो। अगर आप लोगों को कुछ भी वैल्यू लगता है ना, कि अगर आप लोगों को वैल्यू लग रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको भाई लाइक जरूर करना है, वीडियो में कमेंट कर दो एक अच्छा सा कि आपको क्या समझ में आ रहा है या क्या समझ में नहीं आ रहा। सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि इनिशियली हमारे सब्सक्राइबर थोड़े से कम है। ठीक है, थोड़ा सा बोलना पड़ रहा है आप लोगों को, बट प्लीज कर देना। ठीक है, साथ साथ में। और ठीक है भाई, ऐसी बस सपोर्ट बना के रखो, देखते रहो। पूरा का पूरा इनकम टैक्स हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। बल्कि अभी अभी देखो, मैंने अभी जो है इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं उसका भी मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है। पूरा रिटर्न ITR 1 कैसे फाइल किया जाता है पूरा मैंने सिखाया है, और इनकम टैक्स वेबसाइट को कैसे यूज करते हैं उसके भी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। तो बहुत वेरायटी के लेक्चर्स मिलेंगे। जीएसटी का भी एक लेक्चर आपको मिलेगा, एक अच्छा, मतलब लेक्चर बहुत सारे हैं, बट जीएसटी का एक रिसेंट आपको एक लेक्चर मिल जाएगा, 1 आवर की पूरी मैराथन थी, जिसमें मैंने आपको अच्छे से जीएसटी के थ्योरी को पार्ट को कवर किया था। तो बहुत कुछ आपको मिलेगा भाई टैक्सेशन ऑफिशियल के ऊपर में। बस आप लोग क्या करना है, आपको बस हमारे साथ बने रहना। ठीक है, बस ऐसे ही बने रहे, हम लोग लर्निंग करते रहेंगे।